हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है और 12th बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज 4 मार्क्स का है और पूरे के पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो देखिए सरफेस केमिस्ट्री, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ कि व्हाट इज सरफेस। सरफेस क्या है कि किसी भी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस की जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं सरफेस। जैसे मान लीजिए मैंने इस ग्रीन बोर्ड पे आपके सामने ये लिखा है, तो मैंने इस ग्रीन बोर्ड की जो टॉप सरफेस है, टॉप लेयर है, उसके ऊपर लिखा है। ठीक, जैसे मान लीजिए हम लोग अपनी दीवारों पर पेंट करते हैं, तो जो दीवार की टॉप आउटर लेयर जो होती है, टॉप मोस्ट लेयर जो होती है, हम लोग उस पर पेंट करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी पर लिखते हैं, वो टॉप मोस्ट लेयर पर लिखते हैं। तो इस तरह से सरफेस क्या है, सॉलिड और लिक्विड की। अच्छा, मैंने यहाँ पे गैस का नाम नहीं लिया है क्योंकि गैस की कोई सरफेस नहीं होती है, केवल सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी सरफेस होती है। इसीलिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि सॉलिड और लिक्विड की जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो सुपरफिशियल लेयर है, उसको हम लोग सरफेस बोलते हैं। तो नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। सीधी सी बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ओवर द सरफेस। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से फिजिकल और केमिकल चेंजेस इस सरफेस पर होते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, ये सरफेस फिनोमेना है, या किसी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर रस्ट लग जाती है, या एक प्रोसेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन। वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है कि क्रिस्टल्स के ऊपर क्रिस्टल्स का जमा होते जाना। हम लोग पढ़ेंगे जब प्योरिफिकेशन टेक्निक्स आती हैं, वहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। क्रिस्टल का सीधा सा मतलब है कि एक क्रिस्टल का पार्टिकल आ गया, उसके ऊपर और सारे क्रिस्टल जमा होते हुए जाते हैं, वो भी एक सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, हम लोग अपनी दीवारों पर पेंट कर रहे हैं, हम जब नए कपड़े पहनते हैं तो उन नए कपड़ों के ऊपर डस्ट जमा हो जाती है, तो वो भी एक प्रकार की सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग नेचर ऑफ सरफेस की बात करेंगे और सरफेस पर जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होंगे उसकी स्टडी करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। अब सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दैट वी ऑल शुड नो। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट इज एडजॉर्प्शन। यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि यह है एड और यह है एब। एडजॉर्प्शन सिंपली ऑन द सरफेस, एब्जॉर्प्शन इनसाइड द बल्क। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर हम लोग डेफिनेशन पर आते हैं। मैंने ये सब चीज़ पहले से लिख रखी है ताकि वीडियो की लेंथ कम हो और आप लोग सीधे सीधे इन्हीं को अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स का चैप्टर है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इस पर बनते नहीं हैं, तो हम लोग सीधे सीधे इन नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एडजॉर्प्शन फिनोमेना क्या है कि किसी भी सब्सटेंस की जो सरफेस है, केवल उसकी सरफेस पर स्टिकिंग हो जाना किसी और पार्टिकल्स की, किसी और सब्सटेंस के पार्टिकल्स की। जैसे समझिए कि हमने अपनी नई शर्ट पहनी वाइट कलर की और हम लोग मार्केट में घूमने के लिए निकल गए, तो जो डस्ट है, जो स्मोक है, वो सब के सब हमारी जो वाइट शर्ट है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। कहाँ पर? सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल क्या है कि हमने एक फोम का पीस लिया और उसको पानी में डुबो दिया, तो जो वाटर है वो सरफेस पर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कहाँ चला जाएगा? उसके बल्क में भी चला जाएगा, उसके इंटीरियर साइड में भी एंट्री कर देगा, उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पर। देखिए, द टेम्पररी और परमानेंट डिपोजिशन। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है टेम्पररी हम लोग देखेंगे आगे चल के कि इस बेसिस पर, टेम्पररी और परमानेंट डिपोजिशन की बेसिस पर एडजॉर्प्शन के 2 टाइप हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। अभी फिलहाल के लिए हम लोग टेम्पररी और परमानेंट डिपोजिशन ऑफ वन सब्सटेंस ओवर द सरफेस ऑफ अदर सरफेस, ओवर द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस होना चाहिए। ये क्या होगा यहाँ पर? सब्सटेंस, ओवर द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस क्या होंगे? या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। गैस के ऊपर कोई एडजॉर्प्शन प्रोसेस या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होती क्योंकि उसकी तो सरफेस ही नहीं होती है। अब इसको थोड़े से डायग्रामेटिक तरीके से समझिए कि ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन हुआ है,
हमारी जो वाइट शर्ट है उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स आकर स्टिक कर गए हैं, तो हमारी जो वाइट शर्ट है उसने सरफेस प्रोवाइड की है किसके लिए? डस्ट पार्टिकल्स के लिए। तो जो वाइट शर्ट है उसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट। क्या बोलेंगे उसको? एडजॉर्बेंट। और जो डस्ट पार्टिकल स्टिक हो रहे हैं उनको बोलते हैं एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट द पार्टिकल दैट गेट डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस। व्हाट इज एडजॉर्बेंट? The substance which provide the surface for the adsorbate to get deposited. Adsorbent surface provide करता है, adsorbate उस surface पर आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, हम मैंने डायग्रामेटिक तरीके से भी बताया है कि मान लीजिए ये मेरे पास एक सरफेस है और केवल सरफेस यहाँ पर केवल उसकी टॉप मोस्ट लेयर पर पार्टिकल्स आकर स्टिक कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। अच्छा, एक चीज़ और समझिए यहाँ पर कि ये सरफेस पर स्टिकिंग हो क्यों रही है? सरफेस पर स्टिकिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि सरफेस के जो मॉलिक्यूल है वो अनबैलेंस्ड कंडीशन में है। अब अनबैलेंस्ड कंडीशन क्या है उसको समझिए। मान लीजिए ये मेरे पास एक सब्सटेंस है, ये मेरे पास एक सब्सटेंस है और ये है इसकी टॉप मोस्ट लेयर। मतलब टॉप मोस्ट लेयर में मैं पार्टिकल्स को ऐसे दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से, ये टॉप मोस्ट है। अब यहाँ पे कोई दूसरी लेयर है इस तरह से, दूसरी लेयर, यहाँ तीसरी लेयर, इस तरह से कई सारी पार्टिकल्स की लेयर होंगी इसके बल्क में। अब देखिए ये जो दूसरी और तीसरी लेयर है यहाँ पर जो फोर्स है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है। मतलब जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ खींचा जा रहा है, यहाँ खींचा जा रहा है, यहाँ खींचा जा रहा है और ऊपर खींचा जा रहा है। चारों कंडीशन में फोर्स बैलेंस्ड है। लेकिन जो टॉप मोस्ट लेयर है वहाँ पर पार्टिकल नीचे तो किए जा रहे हैं लेकिन इनको ऊपर खींचने वाली कोई दूसरी लेयर नहीं है। तो ये किस स्टेज में है? ये अनबैलेंस्ड कंडीशन में है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इनको जैसे ही कोई बाहर से पार्टिकल मिलेगा और इनके फोर्स को बैलेंस करेगा, ये तुरंत उसके साथ स्टिकिंग कर लेते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि सरफेस फिनोमेना क्यों होती है? इन ऑर्डर टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, हम लोग यहाँ समझ पाए हैं कि एडजॉर्बेट क्या है और एडजॉर्बेंट क्या है। अब हम लोग चलते हैं एब्जॉर्प्शन। द एडजॉर्बेट पार्टिकल गेट पेनेट्रेट इनसाइड द एडजॉर्बेंट। मैंने आपको बताया था, एक फोम लीजिए, फोम जो स्पंज टाइप का जो रहता है उसको वाटर में डिजोल्व कर दीजिए, वाटर में डुबो दीजिए, तो जो वाटर है उसकी वो बल्क में एंट्री कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जैसे यहाँ डायग्राम से पता चल रहा है, ये जो सरफेस थी मेरे पास, बल्क था, इसको एडजॉर्बेंट, और जो इसके अंदर पार्टिकल्स आ गए हैं बाहर से इसको बोलेंगे एडजॉर्बेट। डेफिनेशन वाइज जाए हम लोग, व्हेन एन एडजॉर्बेंट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एडजॉर्बेट देन एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल मे पेनिट्रेट इनटू बल्क। वो बल्क में एंट्री कर जाते हैं, बल्क में एंट्री कर जाएंगे, उसी को बोल देंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज सॉर्प्शन। अच्छा देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको कि हम लोग ये पूरा चैप्टर ऐसे ही थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ने वाले हैं ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉर्प्शन। और सॉर्प्शन का सीधा सा मतलब है ऐसी फिनोमेना जहाँ पर, या ऐसी प्रोसेस जहाँ पर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ हो जाता है। मतलब एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस या अकर्स साइमल्टेनियसली। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी सेम यही लिखी है। इसमें क्या है कि किसी सरफेस के ऊपर पहले तो होता है एडजॉर्प्शन, सरफेस पर मॉलिक्यूल स्टिक करते हैं और फिर वही मॉलिक्यूल उसके बल्क में एंट्री कर देते हैं, तो उसी को बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या है इसको समझते हैं हम लोग, कि हम लोगों ने सॉर्प्शन पढ़ा है अभी कि व्हेन बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। देखिए, एडजॉर्प्शन होगा उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। अगर एडजॉर्प्शन की एक्सटेंट ज़्यादा है, मतलब एडजॉर्प्शन अगर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली जो पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन है वो सरफेस पर ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इनसाइड द बल्क। तो जब सरफेस पर पार्टिकल की या एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बल्क, तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और जब बल्क में एडजॉर्बेट पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बल्क में, कम कहाँ पर होगी? सरफेस पर, तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ये क्वेश्चन बन चुका है बोर्ड में, तो आप लोगों को याद रखना है। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन सिंपली मीन्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज हायर एट द सरफेस।
ठीक है। नेगेटिव एडजॉर्प्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट पार्टिकल इज लोअर एट द सरफेस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक टर्म है यहाँ पर डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन सिंपली आपको पता चला, जैसे एक तो होता है हाइड्रेशन, एक होता है डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर एंड डिहाइड्रेशन सिंपली मीन्स द रिमूवल ऑफ वाटर। ऐसे ही यहाँ पे डिपोजिशन हुआ, एडजॉर्प्शन में क्या हुआ है, डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस। डिजॉर्प्शन में क्या होगा, द रिमूवल ऑफ डिपॉजिटेड पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस। तो एक तरह से देखा जाए तो डिजॉर्प्शन में बी डिफाइंड एज द रिवर्सल ऑफ एडजॉर्प्शन। अच्छा, अब ये डिजॉर्प्शन होगा क्यों, ऐसे सिंपल तरीके से समझिए। हमारी वाइट शर्ट पे जो डस्ट जमा हो गई थी वो तो एडजॉर्प्शन है। जब हम लोग उस वाइट शर्ट को साफ करेंगे साबुन से, डस्ट उसमें से निकल जाएगी, उसको बोलेंगे डिजॉर्प्शन, ठीक है। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म है कि बोर्ड में 1 मार्कर क्वेश्चंस में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1 मार्कर क्वेश्चन में यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। और वो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखो कि व्हाट इज द साइन ऑफ एंथैल्पी चेंज। ये डेल्टा लगा हुआ है, इसका मतलब ये सब क्या है, ये चेंज है। एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, चेंज इन फ्री एनर्जी, या मैं लिख सकता हूँ फ्री एनर्जी चेंज, इस तरह से। तो डेल्टा एच का साइन क्या होगा, डेल्टा एस का साइन क्या होगा, डेल्टा जी का साइन क्या होगा, इसको समझिए। वो एक कॉमन एग्जाम्पल है। हम लोग नई वाइट शर्ट पहन के, नई का मतलब है कि आप लोग थोड़ा सा इससे रिलेट करें, पुरानी भी हो सकती है, पुरानी भी शर्ट गंदी होती है। हम लोग वाइट शर्ट पहन के मार्केट में गए और हमने देखा कि भाई डस्ट वगैरह उस पर स्टिक हो गई है, कॉलर पर, कफ पर बहुत सारी डस्ट, उसमें काला कालापन जमा हो गया है। अच्छा, ये जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो एटमॉस्फेयर में तैर रहे थे। तो जब ये एटमॉस्फेयर में तैर रहे थे, पार्टिकल्स दूर दूर थे, एंट्रोपी क्या रही होगी, ज़्यादा। लेकिन जैसे ही ये सरफेस पर, ये वाइट शर्ट की सरफेस पर आकर स्टिक हुए तो इनको एक सरफेस मिल गई। अब ये क्या हो गए, अब ये रैंडम नहीं रहे, अब ये एक जगह आकर बैठ गए, स्टिक हो गए। पहले एंट्रोपी ज़्यादा थी, अब एंट्रोपी क्या है, कम। एंट्रोपी का मतलब है डिस्टर्बेंस। पहले पार्टिकल्स के बीच में डिस्टर्बेंस ज़्यादा था, अब पार्टिकल्स के बीच में डिस्टर्बेंस कम है। और हम लोग एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, कम, इनिशियल क्या थी, ज़्यादा। तो कम माइनस ज़्यादा करूँगा तो डेल्टा एस का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो एंट्रोपी का साइन कैसा आने वाला है, एंट्रोपी का साइन नेगेटिव आने वाला है। अब आ जाइए डेल्टा एच पर। देखिए, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बोलेंगे इसको, मतलब एडजॉर्प्शन फिनोमेना में जो हीट निकल रही है उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। डस्ट पार्टिकल बाहर घूम रहे हैं, ये वाइट शर्ट की सरफेस पर आकर स्टिक होते हैं और कुछ ना कुछ फोर्स या कुछ ना कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन तो होगा यहाँ पर, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स को क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है या बैलेंसिंग ऑफ फोर्स हुई है, तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हीट निकली है। हम लोग जानते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्कम्पेनाइड बाई डिक्रीज इन एनर्जी या बाई रिलीजिंग एनर्जी। जहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है हीट हमेशा वहाँ से निकलती है। तो डेफिनेटली डेल्टा एच का साइन भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेल्टा जी पर। डेल्टा जी के बारे में आप लोग जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच का साइन कैसा है भाई, डेल्टा एच का साइन है नेगेटिव। डेल्टा एस का साइन कैसा है, डेल्टा एस का साइन है नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये फिर क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब डेल्टा जी का साइन भी क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो तीनों साइन कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव। तो देखिए स्टूडेंट, ये था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि टेम्पररी और परमानेंट डिपोजिशन, एडजॉर्प्शन में अगर टेम्पररी डिपोजिशन है तो उसको बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, अगर परमानेंट डिपोजिशन है तो उसको बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर। देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन का एग्जांपल आप लोग ऐसे समझिए कि हमारी वाइट शर्ट के ऊपर जो डस्ट जमा हो रही है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन है। और जब हम लोग कोई किसी केमिकल रिएक्शन में हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ी हैं जहाँ पर हम लोग सॉलिड कैटलिस्ट यूज़ कर रहे थे। जैसे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताता हूँ आपको, हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल एक रिएक्शन पढ़ी थी। उसमें क्या होता है
कि जैसे मेरे पास एल्कीन है और मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ हाइड्रोजन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या पैलेडियम, तो हमको क्या मिल जाता है, हमको एल्केन मिल जाती है। तो यहाँ पर प्लेटिनम और पैलेडियम क्या है, सॉलिड हैं और हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाती है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन, ऐसे समझिए। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन को हम लोग यहाँ पर कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन का जो एग्जाम सेट करते हैं उनका ये एक तरह से समझ लीजिए ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस बताइए। तो देखिए पहला जो मेन डिफरेंस है वो है टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ, हम लोग जानते हैं कि भाई एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ जो टॉप मोस्ट लेयर है उसके पार्टिकल के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तभी जो अनबैलेंस्ड फोर्स हैं वो बैलेंस्ड हो पाएंगे। तो टाइप ऑफ बॉन्ड में अगर मैं बात करता हूँ तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में आते हैं वांडरवाल फोर्सेस, वांडरवाल बॉन्ड या वांडरवाल फोर्सेस। और हम लोग जानते हैं ये कैसे फोर्स हैं, ये वीक फोर्स हैं, इसीलिए तो ये कैसे होंगे, टेम्पररी होंगे। मतलब एडजॉर्प्शन हो भी जाएगा और फिर डिजॉर्प्शन भी आसानी से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ केमिकल एडजॉर्प्शन में, तो यहाँ बनते हैं वैलेंसी बॉन्ड। वैलेंसी बॉन्ड मतलब कैसे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा, लाइक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वहाँ पर, या कुछ विशेष प्रकार का कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वहाँ पर, इस तरह से। तो यहाँ होते हैं वैलेंसी बॉन्ड फोर्सेस और यहाँ होता है वांडरवाल फोर्सेस। इसी बेसिस पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये तो टेम्पररी है, टेम्पररी प्रोसेस, टेम्पररी प्रोसेस। ये कैसी होगी, परमानेंट प्रोसेस। अच्छा, यहीं से एक पॉइंट और विड्रॉ कर सकता हूँ मैं। टेम्पररी का मतलब है कि एडजॉर्प्शन हो गया और डिजॉर्प्शन भी आसानी से हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस ऑल्सो, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये कैसी होगी, इररिवर्सिबल, मतलब एडजॉर्प्शन होने में समय लगेगा और डिजॉर्प्शन होने में समय लगेगा, और डिजॉर्प्शन हो गया तो फिर अगेन एडजॉर्प्शन में पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पर एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन आसानी से हो जाता है, यहाँ पर एडजॉर्प्शन भी मुश्किल से होगा, डिजॉर्प्शन भी मुश्किल से होगा। तो क्या बोल देंगे हम लोग, दिस इज इररिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर किया था कि कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वहाँ से क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन निकलेगी। तो मैं अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करूँ तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की जो रेंज है वो लगभग -20 से 40 किलोजूल पर मोल है, कम निकल रही है। ये बॉन्ड एंथैल्पी कम निकल रही है इसका, तभी तो ये बॉन्ड वीक आ रहे हैं। अगर यही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत हाई होगी, जैसे कि इस केस में होती है। यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है उसकी रेंज है लगभग -80 से -240 किलोजूल पर मोल, ये इसकी रेंज है। यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पर वीकर बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन फिनोमेना है ये एक मल्टी लेयर फिनोमेना है। मल्टी लेयर फिनोमेना क्यों है, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है, हम लोग वाइट शर्ट पहन के मार्केट गए, डस्ट जमा हो गई, अगले दिन फिर मार्केट पहन के गए उसी शर्ट को, डस्ट के ऊपर डस्ट जमा हो गई, फिर तीसरे दिन गए डस्ट के ऊपर डस्ट जमा हो गई। और ज़रूरी नहीं है कि केवल डस्ट ही जमा होगी, वहाँ पर हम बगल से निकल के गए, किसी ने गुटखा थूक दिया तो उस गुटखे का डिपोजिशन भी उस शर्ट के ऊपर हो जाएगा। मतलब नॉन स्पेसिफिक है, कुछ भी आ जाए वो सब उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा इसको, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। और ये कैसी है, ये कैसी है, हाईली स्पेसिफिक। हाई, आप लोग जानते ही हैं कि हर रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है उसका अलग अलग फंक्शन है, और कैटलिस्ट चेंज हो जाने से प्रोडक्ट भी चेंज हो जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन में एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही काम करेगा। दैट मीन दिस इज हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। बहुत सिंपल से पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे इनको। मैं नेक्स्ट आता हूं, इट इज मल्टी लेयर फिनोमिना, मल्टी layer phenomena, and this is unilayer phenomena, unilayer phenomena। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं फिजिकल एडजॉर्प्शन में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करता हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर,
तो आप लोग देख रहे हैं डेल्टा एच का साइन कैसा है, नेगेटिव। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो देखिए ली चैटर्जी प्रिंसिपल याद होगा आप लोगों को कि अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कोई भी फैक्टर अप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां हमारे द्वारा अप्लाई किए गए इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया जा सके। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकल रही है, मतलब प्रोडक्ट को हीट की आवश्यकता नहीं है और मैं फिर भी उस रिएक्शन को हीट किए जा रहा हूं, तो इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। तो एडजॉर्प्शन का बैकवर्ड क्या होगा, डिजॉर्प्शन। इसका मतलब क्या है कि जो एडजॉर्प्शन फिनोमेना है वो डिजॉर्प्शन हो जाएगी। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या लिख दूंगा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अच्छे से नोट करना है इसको। अच्छा, अगर मैं यही पॉइंट डिस्कस करूं केमिकल एडजॉर्प्शन में तो ऐसा नहीं है। केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेट बढ़ती है, पहले एडजॉर्प्शन फिनोमेना तेज होगी फिर डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन है, केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहां पर एक चीज आएगी एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे और उनमें वो एडजॉर्प्शन फिनोमेना तेजी से होगी। तो हम क्या लिख देंगे कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन फर्स्ट increases and then decrease। अच्छा, अगर मैं इसी के ग्राफ बनाऊं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर मैं ग्राफ से बताऊं फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखिए मान लीजिए ये है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और यहां पे लेता हूं मैं टेम्परेचर, यहां पर टेम्परेचर। अगर मैं फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहा हूं जिसको कॉमनली फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन को कॉमनली केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, तो ये जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मैं केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करूं तो इट विल इंक्रीज फर्स्ट देन बिकम कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजेस। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन प्रोसेस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके द्वारा एडजॉर्प्शन या तो बढ़ेगा या कम होगा, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सबसे पहले मैं लिखता हूं नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या है कि जिस सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन फिनोमेना होती है। हम लोग जानते हैं कि एडजॉर्प्शन कैसा है, सरफेस फिनोमेना है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एडजॉर्प्शन फिनोमेना उतनी जल्दी से होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि द एडजॉर्बेंट हैविंग मोर सरफेस एरिया विल शो मोर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में मैं लिख सकता हूं एडजॉर्बेंट हैविंग more surface area will show more adsorption। ठीक है सर, चलिए अब हम लोग आते हैं नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट वो पार्टिकल्स हैं जो डिपॉजिट होते हैं। अब समझिए इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सरफेस का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा है, और जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो रहे हैं उसकी नेचर भी अफेक्ट करती है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस को। अब समझिए आप लोग, मान लीजिए कि किसी गैस का फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर। मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल बताया था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल बताया था कि व्हाइट शर्ट के ऊपर डस्ट जमा हो रही है, और केमिकल एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल बताया था कि सॉलिड कैटेलिस्ट के ऊपर गैस का डिपोजिशन हो रहा है। लेकिन कुछ गैस ऐसी भी हैं जो सॉलिड कैटेलिस्ट के ऊपर सिंपल फिजिकल एडजॉर्प्शन भी शो करती हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग अच्छे से समझना इसको, कि अगर मेरे पास कोई गैस है
ये मेरे पास कोई गैस है और इसका किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन। और कौन सा वाला एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कौन सा बॉन्ड बनता है, वान डर वाल फोर्सेस बनते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन अगर यहाँ पर हो रहा है तो वो गैस का एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा। अब इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है उसको समझिए। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर कोई गैस लिक्विफाई हो जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर मैं लिक्विड बनाना चाहूँ, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सब्लिमेशन प्रोसेस शो करती है, CO2 को अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे तो वो डायरेक्ट सॉलिड CO2 बना लेती है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मेरे पास अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस को मैं कंप्रेस करूं, प्रेशर हाई लगाऊं तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, और टेम्परेचर को कम करूं तो और मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, तो वो गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। तो जिस टेम्परेचर पे ये गैस लिक्विफाई हो रही है दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। अब मान लीजिए आपके पास दो गैस हैं, गैस A और गैस B। एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है -10 डिग्री और एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है -20 डिग्री। तो आप लोग बताइए मेरे को कि कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी। भाई लिक्विफाई कब होगी, जब टेम्परेचर कम होगा। तो जब हम लोग टेम्परेचर 0 से कम करेंगे तो पहले कौन सा टेम्परेचर आएगा, -10 या -20, डेफिनेटली -10 आएगा। तो -10 डिग्री सेल्सियस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी। तो -10 डिग्री और -20 डिग्री टेम्परेचर में हायर टेम्परेचर कौन सा है, -10 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, इसका मतलब क्या है, जो गैस इजीली लिक्विफाई होगी, जो गैस इजीली लिक्विफाई होगी उसका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, उसका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और समझ लीजिए, अगर गैस सॉलिड सरफेस पर केमिकल एडजॉर्प्शन शो कर रही है, केमिकल एडजॉर्प्शन शो कर रही है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। जो गैस जल्दी बॉन्ड बनाएगी उस गैस का रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। दोबारा से समझिए, गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर, सॉलिड सरफेस, फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होगा वो गैस फिजिकल एडजॉर्प्शन जल्दी शो करेगी, ज़्यादा शो करेगी। अगर ये केमिकल एडजॉर्प्शन है तो क्रिटिकल टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। आ जाइए अब थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। सीधी सी बात, हम लोग जानते हैं भाई रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है, मैंने बता दिया अभी आपको। अगर वो फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो सिंपली डिक्रीजेस, अगर वो केमिकल एडजॉर्प्शन है तो फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ग्राफ आपके सामने यह बनाया ही था मैंने अभी, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में आ गया। अब आ जाइए प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रेशर। और जब हम लोग प्रेशर के इफेक्ट को स्टडी करते हैं तो टेम्परेचर को कंसीडर कर लेते हैं कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या होता है, देखो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन की मात्रा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। और फिर हम लोग प्लॉट करते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और P के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिल जाता है, इस तरह का। और इस ग्राफ को हम लोग स्टडी करेंगे आगे चल के। तो पहले तो ये बात सीधी सी समझ में आ रही है कि प्रेशर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, देखो यहाँ तो बढ़ रही है, यहाँ एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, यहाँ पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यहाँ तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, यहाँ पर नो चेंज, मतलब कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। तो ओवरऑल क्या है कि प्रेशर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ती है, ठीक। और यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर मेरे को ये जो ग्राफ मिला है इसको मैं क्या बोल दूंगा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब ये अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी करी। एक साइंटिस्ट थे फ्रेंडलिक, उन्होंने अपना आइसोथर्म बनाया। एक साइंटिस्ट थे लैंगमुइर, उन्होंने अपना आइसोथर्म बनाया। तो हम लोग उन दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये था सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो, ठीक है।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, आप लोगों को नोट्स अच्छे से बनाने हैं। 4 मार्कर चैप्टर है ये। इस चैप्टर में से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स के अलग अलग, या तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बन जाएंगे या 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। इस तरह से बनता है ये पूरा पैटर्न, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को, आई होप सो। तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई सजेशन है तो आप लोग प्लीज़ उसको ड्रॉप करिए वहाँ पर कि मेरा ये सजेशन है, ठीक है। थैंक यू।